हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी लेक्चर 00। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था प्रियम्बल को। हालांकि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है नहीं है, इसकी डिबेट बहुत लंबे टाइम तक चली और 1973 में केशवानंद भारती के केस के बाद कोर्ट ने मान लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हालांकि वो डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने प्रियम्बल में डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है हम वो समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में प्रियम्बल से ही था, इसलिए मैंने वहां से स्टार्ट कर दिया। बट मुझे लगा कि हर किसी को बेसिक स्ट्रक्चर यदि कहेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वो डिफरेंट है, तो स्ट्रक्चर इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने पार्ट्स हैं, शेड्यूल कितने हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कहाँ पे मेंशन है, इन सब का एक बेसिक मैप आपके माइंड में होना चाहिए और आगे इनका यूज भी होगा। तो मुझे लगा कि पहले स्ट्रक्चर ही डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद आगे वाला जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। तो आज डिटेल में हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं और लास्ट में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार दर्शन दिए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, औरों के साथ शेयर करते रहिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए मुझे। जो वीडियो मैं बनाता हूँ उसकी PDF आपको मिलेगी। ये ग्रुप है आपका जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन आपस में डाउट डिस्कस कर सकते हैं। ये मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अगर हम जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी हम बात करें तो स्टार्टिंग में यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल थे 395। टोटल जो पार्ट है, जितने पार्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है दैट इज 22 और नंबर ऑफ शेड्यूल इज 8। ये कब इन्फोर्स किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, और हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। एक और डेट हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस टाइम, कल भी मैंने आपको प्रियम्बल में बताया था 26 नवंबर 1949, जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एडॉप्ट किया था। तो उसको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन दिवस, संविधान दिवस या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर अभी की बात करें कि अभी की कंडीशन क्या है, तो अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल हैं 470। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी या फिर जो भी आपके पास PDF है, अगर उसको आप खोल के काउंट करना शुरू करोगे और आप नंबरिंग से काउंट करते हो 1 to लास्ट पेज पे चले जाते हो तो आपको आर्टिकल इतना ही दिखेंगे। बट विद इन आर्टिकल ABCD करके बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए गए उसमें, तो उन सबको काउंट करें तो कुछ होते हैं 470। और यहाँ पे टोटल जो पार्ट हैं आपके अब हो गए हैं ये 25, मतलब 4 ऐड किए गए, एक को डिलीट कर दिया गया। तो कितने हुए? 4 ऐड किए गए, 22 4 26 हो गए, एक डिलीट कर दिया गया, हो गया 25। और 12 शेड्यूल है, मतलब शेड्यूल भी 4 ऐड कर दिए गए इसमें, और टोटल 4 अपेंडिक्स है। तो ये कुछ आपका अभी के प्रेजेंट हालत में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी हालात हैं। और अगर हम टोटल अमेंडमेंट की बात करें तो अभी तक 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। जो 104 अमेंडमेंट था इसमें बेसिकली जो SC/ST की सीट है हमारे असेंबलीज में उसके रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया, और जो एंग्लो इंडियन की सीट थी मतलब रिजर्वेशन था उसको खत्म किया गया। और इससे पहले वाला 103 में जो EVS रिजर्वेशन है उसकी बात है। ठीक है, तो ये एक आपको ब्रीफ आइडिया हो गई कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सिचुएशन क्या है। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट की। फर्स्ट अमेंडमेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनते ही विद इन ईयर आपको अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट समझ में आ गई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है, इसमें इसको अब अमेंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो हुआ क्या था, 2 केस हुए थे बेसिकली। वैसे तो जो आपका ये अमेंडमेंट है 1956 वाला फर्स्ट अमेंडमेंट, इसमें मेजरली देखा जाता है कि लैंड रिफॉर्म्स किया गया था। नेहरू जी को पता चल गया कि हमारा जो देश है ना ये एग्रीकल्चर, जैसे हम कहते हैं कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे आप कृषि करेंगे कहाँ? ग्राउंड पे करेंगे ना, लैंड होनी चाहिए ना उसके लिए। अब लैंड जो है बड़े जिम्मेदारों के पास है, जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके पास तो लैंड है ही नहीं, तो कृषि होगी कैसे? और वो लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं। तो इनको लगा कि लैंड रिफॉर्म्स आना चाहिए, जिम्मेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए, तो ये सारे चीज वहां पे किए गए। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट केस भी हुए थे विद इन 6 मंथ। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट होने के बाद जनवरी में हुआ, मई में केस हो गया, मई जून में केस हो गए 2। एक तो केस हुआ रमेश थापर जी का, जो बेसिकली नेहरू जी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे, और वहाँ पे मैटर था फ्रीडम ऑफ स्पीच का। क्रिटिसाइज करते थे, बवाल हुआ, उन्होंने कहा कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में लागू हो चुका है, हम किसी को कुछ भी कह सकते हैं। तो सबको लगा, मतलब नेहरू जी को लगा कि यार ये फ्रीडम ऑफ स्पीच तो ठीक है, बट इसका लोग मिसयूज भी कर रहे हैं, जो उनका फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है। तो यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी था। मान लो कोई आके ये कहे कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, इससे मैं चोरी करने के व्यवसाय को चूज करता हूं,
क्योंकि ये भी एक व्यवसाय है और मैं चोरी करूंगा आज से, तो भाई ये भी नहीं चलेगा। तो इस टाइप के कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमको चाहिए थे, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इस टाइम पे ऐड किए गए। और जो आपका इसके अलावा एक केस और हुआ था चंपकम दोराजन का। इससे पहले जो जॉब का सिस्टम था ना, उसमें अंग्रेजों को द्वारा दिया गया कुछ रिजर्वेशन सिस्टम था। तो अब कहा गया कि भाई हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू इक्वलिटी आ गया है, तो कुछ स्पेसिफिक लोगों को स्पेसिफिक तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है। राइट टू इक्वलिटी है तो सबको एक तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, और ये अंग्रेजों को बनाया हुआ रूल हटाओ इसको। तो ये भी देखा गया कि भाई अगर कोई आदमी अंडर प्रिविलेज है, कोई कम्युनिटी अंडर प्रिविलेज है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाए। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है आपका, कुछ ऐसा स्पेशल प्रोविजन किया जाए कि ये जो राइट टू इक्वलिटी है वो वायलेट ना हो। तो ये सारी चीजें बेसिकली हमारे जो फर्स्ट अमेंडमेंट है उसमें किया गया। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कभी आपके सिलेबस का ये हिस्सा होगा। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पार्ट के। कितने पार्ट हैं टोटल, हमने अभी डिस्कस किया, टोटल हैं 25। तो जो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये बात करता है यूनियन एंड इस टेरिटरी के, मतलब हमारे देश के, देश है, टेरिटरी है उसकी, उसके बारे में, उसका नोमेनक्लेचर, रीनेमिंग, उसका अल्टरेशन कैसे करना है, ये सारी चीजें, बाउंड्री एक्सटेंड, ये सारी चीजें इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, आपने अब देश बना लिया, तो देश में रहने के लिए आपको क्या चाहिए, सिटीजन चाहिए। ठीक है, लोग जो देश में रह रहे हैं वो आपके देश के सिटीजन है। कैसे सिटीजन बनेंगे, उनको देना पड़ेगा सिटीजनशिप। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, तो वो आपके मेंशन है आपके पार्ट 2 में। अब आपके यहाँ आपके देश में सिटीजन है कुछ, ठीक है, उनको आपने सिटीजनशिप दे दिया। तो सिटीजनशिप तो आपने दे दिया, मगर उसके साथ कुछ राइट्स भी तो देने चाहिए भाई। ऐसे तो कैसे लोग रहेंगे देश में, फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगी। अगर उनके पास कुछ राइट नहीं होगा तो लोग दबाएंगे। जो लोग लेजिस्लेटिव के पावर रखते हैं, जो एग्जीक्यूटिव के पावर रखते हैं, वो लोग दबाएंगे उनको। तो यहाँ पे कुछ राइट्स दिए गए उनको, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। कहाँ पे हैं ये, आर्टिकल 12 टू लेके 35 तक। अब जो पार्ट आपका 4 है, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताया गया। ठीक है, आप सिटीजन हो गए, फंडामेंटल राइट्स मिल गया, सब बढ़िया चल रहा है। इसके बाद ये जो सिटीजन है ना, कह रहे हैं कि हम आपके स्टेट में रह रहे हैं तो आप भी हमारे लिए कुछ करोगे। तो स्टेट ने कहा बिल्कुल हम भी करेंगे, हम भी आपके वेलफेयर के लिए, आप अच्छे से रहो, अच्छी जिंदगी जियो, उसके लिए हम भी कुछ करेंगे। तो ये है बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, हम बाद में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, अब ये सब हो गया। फिर कहा गया सिटीजन से कि भैया आपने सब कुछ तो ले लिया हमसे, आप भी कुछ देवो देश को, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि बस मांगोगे मांगोगे। तो यहां पे इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम भी देंगे, हमारी कुछ क्या बनती है, फंडामेंटल ड्यूटीज बनती है। तो यहां पे बताया गया है कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कि हर सिटीजन को ये काम करना चाहिए। ये आपकी फंडामेंटल मोरल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये चीजें मेंशन की गई हैं आपके आर्टिकल 51A में। ठीक है, तो ये देखो आपका आ गया आर्टिकल 51 तक ये है। और एक नया आर्टिकल ऐड किया गया जिसका नाम है आर्टिकल 51A। ठीक है, तो इस तरीके से आर्टिकल आपके बढ़ जाते हैं। कब ऐड किया गया इसको, 42nd अमेंडमेंट, जिसे कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे। ये 1976 में आपका हिस्सा बना। कहां से हमने बोरो किया इसको, यूएसएसआर से। ठीक है, चलिए, उस समय एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया, यूएसएसआर से हमने इसको बोरो कर लिया। ठीक है, सारी चीजें हैं आपके सिलेबस में भी, फंडामेंटल ड्यूटीज, वहां पे हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका पार्ट 5 है, यहाँ पे द यूनियन, मतलब जो हमारा सेंटर है उससे रिलेटेड लॉ रेगुलेशंस हैं। मतलब जो आपकी जुडिशरी होगी, जो आपका यूनियन होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेटिव होगी, उन सब के बारे में रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पे प्रोविजंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसी तरीके से वो सारे प्रोविजंस स्टेट्स के लिए भी बनाए गए हैं कि स्टेट में जो जुडिशियल सिस्टम है, स्टेट का जो लेजिस्लेटिव है, जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, वो कैसे वर्क करेगा, उससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आपको बनाए गए हैं आपका पार्ट 6 में। अब जो पार्ट 7 है इसको हटा दिया गया। मन में सवाल आएगा कि क्यों हटा दिया गया, इसमें क्या था। जो पार्ट 7 है ना, इसमें कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। कुछ ऐसे ही है, जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अब उसको आप घर ला नहीं सकते, बट बाहर उसको रखना है, और आपके कुछ ड्यूटीज हैं उसके प्रति कि आपको कुछ ये करना है, मिलने जाना है, टाइम देना है अलग से, फैमिली के अलावा किसी को पता नहीं चले, इस तरीके से उसको उसके साथ रहना है। और बाद में क्या हो जाता है, उसी गर्लफ्रेंड से आपकी हो जाती है शादी, वो गर्लफ्रेंड आ जाती है घर में, अब किसी का डर नहीं है, वो आपके घर की हिस्सा बन जाती है। तो यही चीजें था। यहाँ पे कुछ स्टेट्स को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए थे, बाद में वो सारे प्रोविजंस खत्म कर दिए गए, और वो इंटीग्रल, पहले भी इंटीग्रल पार्ट थे, बट जो स्पेशल प्रोविजन थे वो हट गए। अब पूरी तरीके से वो इंटीग्रेट हो गए यूनियन के साथ। ठीक है, तो अब इसकी जरूरत थी नहीं, तो इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट जो का पार्ट है यूनियन टेरिटरीज। अब आपकी जो यूनियन टेरिटरी है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल सर हैं दिल्ली में, और जो वहां के उपराज्यपाल हैं, उनमें लड़ाई होती रहती है। दोनों कहते हैं कि नहीं देखो, गाय है ना, उसके 4 लेग हैं, 4 पैर हैं। तो वहां पे कोई कहता है नहीं नहीं 4 पैर नहीं है,
राज्यपाल कहते हैं 4 पैर हैं, तो केजरीवाल सरकार कहते नहीं 4 पैर नहीं है, 2 पैर आगे हैं और 2 पैर पीछे हैं। तो कहते भाई वही तो हम कह रहे हैं 4 पैर हैं, कहते नहीं 4 पैर नहीं है, 2 पैर आगे हैं 2 पैर पीछे हैं। इस तरीके से लड़ते रहते हैं। सारी चीजें पहले से मेंशन है, बट आपस में लड़ाई करते रहते हैं कि इसका किंग कौन है, कौन ये चीजें देखेगा, उन्होंने मेरी फाइल रख दी, उन्होंने इसकी फाइल रोक दी, इस तरीके की लड़ाई होती रहती है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है कि किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाएगा यूनियन टेरिटरी को। नेक्स्ट है आपका कि पंचायत, भाई अगर मान लीजिए सेंटर में ही सब कुछ चल रहा है, स्टेट में ही सब कुछ चल रहा है, तो गांव का देखरेख कौन करेगा? गांव का देखरेख करेगा प्रधान मुखिया, ठीक है, जो आजकल लिखे हुए घूमते हैं ना, भावी प्रधान, भावी मुखिया, भावी जिला पंचायत, ये सारी चीजें। तो बेसिकली जो पंचायत है वो बनाया गया आपके विलेज लेवल पे, ठीक है। उसी के ट्रेंड में मतलब म्यूनिसिपैलिटीज बनाई गई, आपके जो आपके नगर पालिकाज हैं वहां पे बनाई गई। फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इनका मैनेजमेंट कैसे होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। म्यूनिसिपैलिटीज वाले में म्यूनिसिपैलिटीज का जैसे स्टेट का मेंशन है, उसी के सेंस में लोअर लेवल पंचायत का मेंशन है, और वैसे ही यहाँ पे इस पार्ट में आपके म्यूनिसिपैलिटीज के लिए मेंशन है कि किस तरीके से फंक्शन करेंगे, लेजिस्लेटिव उनका पावर, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट 10, द शेड्यूल एंड द ट्राइब्स एरिया। यहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट किसी पर्टिकुलर एरिया को गवर्नर के कंसल्टेशन से स्पेशल एरिया बना सकते हैं, मतलब ट्राइब्स एरिया के लिए, तो वो इसका प्रोविजन यहाँ पे मेंशन किया गया है। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, अब ये मेंशन किया गया है कि ममता बनर्जी जी के बीच में और मोदी जी के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, जो कि आजकल ठीक नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि किस टाइप का रिलेशन रहेगा, किस टाइप से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर आ जाता है भाई पैसा, ठीक है, पैसा। अब ये सारी चीजें हमने बना लिया, उसके बाद क्या होगा, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, ट्रेड चाहिए, सारी चीजें। तो देखा गया कि किस तरीके से गवर्नमेंट रूल बना सकती है टैक्स के लिए, वो सारी चीजें, किस तरीके से वो बिजनेस कर सकते हैं, ओपनिंग वो भी इनकम कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। और जब इनकम आ गया एक बार, तो आपको क्या चाहिए, ट्रेड चाहिए, नहीं ट्रेड करोगे आप, व्यापार करोगे, तो व्यापार से रिलेटेड वो सारी चीजें यहाँ पे, ट्रेड और व्यापार से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है आपके पार्ट 13 में। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, अब चूंकि सब कुछ आपने बना लिया भाई, इन सारी चीजों को एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा भाई, कौन देखेगा, किसके देखरेख में सारी चीजें चलेगी, ठीक है। तो उसके लिए बनाया गया सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट। जो आप जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो बनाया गया बेसिकली आपके अंडर पार्ट 14, ठीक है। पार्ट 14 में मेंशन है आपके आर्टिकल 308 टू 323 तक, ये सारी चीजें मेंशन किया गया है आपके स्टेट सर्विस और यूनियन सर्विस के बारे में। फिर आपका जो पार्ट 14A है, यहाँ पे बात किया गया है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, ट्रिब्यूनल्स का पर्पज ये था कि जो हमारे कोर्ट है उनके ऊपर का जो लोड है थोड़ा सा वो रिड्यूस किया जाए। और जो आपका पार्ट 15 है, यहाँ पे बात होती है इलेक्शन का, इलेक्शन होगा तभी तो सरकारें बनेगी भाई। जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो कहाँ से आता है, इलेक्शन से आता है। हमारे देश के लोग कहते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हम लोग चुनते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पावर कहाँ से आती है, इलेक्शन से आती है। इलेक्शन नहीं होगा तो फिर काहे की डेमोक्रेटिक, नहीं भाई, कोई एक आदमी अगर राजा बन जाता है, वही राज चलाता है, तो फिर काहे की डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है, दैट इज द स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सर्टन क्लासेस, जो आपके एससी कैटेगरी है, इनसे रिलेटेड जो कुछ स्पेशल केसेज हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। और ये जो पार्ट है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बात किया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज की। बहुत बार लड़ाई हुई लैंग्वेज को लेके भी हमारे देश में, इवन दो स्टेट्स बन गए लैंग्वेज के लड़ाई के चक्कर में। तो ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेज मेंशन की गई हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेज ऐड की गई हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिर आ जाता है इमरजेंसी की, भाई सब कुछ ठीक हो गया, अगर फिर से कोई कुछ गड़बड़ करता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो स्टेट क्या लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। तो इमरजेंसी के प्रोविजंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके बाद आ जाता है मिसलेनियस। मिसलेनियस में ये चीज़ें मेंशन हैं, जैसे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, जैसे प्रेसिडेंट साहब, तो उनको कैसे कोर्ट से प्रोटेक्ट किया जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन, उस टाइप की चीज़ें। और अमेंडमेंट का पावर दिया गया है हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली को, तो ये मेंशन है आपके आर्टिकल 368 में। बहुत बार इसका यूज होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वैसे जब हम पढ़ेंगे जो आर्टिकल आपके सिलेबस के हिस्सा हैं, उनमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको याद रखना है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आर्टिकल 368 के हिसाब से जो असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव है, बेसिकली वो अमेंड करती है आपके कॉन्स्टिट्यूशन को। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट को, जहाँ पे कुछ टेम्पररी प्रोविजन दिए गए हैं। बहुत सारे स्टेट्स को हम टेम्पररी प्रोविजंस कुछ बना के दिए थे, कुछ स्पेशल स्टेटस बना के दिए थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किए हैं आपके पार्ट 21 में। और जो आपका पार्ट 22 है, अगेन देखो टोटल 22 ही हुआ ना पार्ट, बट वहाँ पे ए भी आया था बीच में, तो उस हिसाब से ये 25 हो जाता है। यहाँ पे कुछ शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो खैर
ये तो बेसिक पता चल गया आपको कि कितना पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का और किस पार्ट में क्या क्या चीजें मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे अपेंडिक्स की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये अपेंडिक्स टोटल है 5, बट ये दोनों जो हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हैं, बाद में इनको कर दिया गया खत्म, तो ये अपेंडिक्स आ गया एक, तो टोटल अपेंडिक्स जो होते हैं वो होते हैं 4। ठीक है, चलिए बात करते हैं शेड्यूल के बारे में। तो टोटल शेड्यूल आपको पता है कितने हैं, 8, अभी के लिए कितने हो गए हैं 12। शेड्यूल में मेंशन क्या है, बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी एक्टिविटीज होती हैं या गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो शेड्यूल में जो जो चीजें हैं बेसिक यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो आप एक बार रीड कर लेना, आपके माइंड में बेसिक चीजें होनी चाहिए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है जिससे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन पूछे जाने का, वो है शेड्यूल 9। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूं आपको। जो शेड्यूल 9 है ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, जिसकी हम इससे पहले बात कर रहे थे 1951 में। क्या बैकग्राउंड है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। नेहरू जी को पता चल गया कि हमको करना है लैंड रिफॉर्म्स, मतलब जो आपकी जिम्मेदारी प्रथा है उसको करना है खत्म। बट प्रॉब्लम क्या था वहां पे, प्रॉब्लम था आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 बात करता था राइट टू प्रॉपर्टी का, ये एक फंडामेंटल राइट था। बाद में हालांकि इसको हटा दिया गया, बट जब नेहरू जी रिफॉर्म कर रहे थे उस समय हिस्सा था ये। बाद में 44th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, उस समय राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अभी वो लीगल राइट्स है आपके आर्टिकल 300A में, मतलब आपका वो लीगल राइट है, आप प्रॉपर्टी रख सकते हो, बट आपका वो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। तो नेहरू जी को पता था कि नेहरू जी के टाइम पे तो ये फंडामेंटल राइट्स था, तो जैसे ही वो क्या करते हैं, ये जो भी अमेंडमेंट था लैंड रिफॉर्म्स लेके आते, लोग कोर्ट चले जाते और कहते ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, नेहरू जी हमसे छीन रहे हैं ये। तो कोर्ट क्या करती, कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करेगी। कोर्ट कह देती कि ये जो आपने अमेंडमेंट किए हैं ये सारे चीजें नल एंड वाइड हट जाएगा। तो नेहरू जी को पता था, नेहरू जी लेके आ गए 9th शेड्यूल, और उन्होंने मेंशन कर दिया भाई आर्टिकल 31A में, आर्टिकल 31B में कि अगर 9th शेड्यूल में कोई चीजें ऐड की जाती हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर रहेगा। बाद में पता चला कि नेहरू जी का चलो ठीक है, उन्होंने तो लैंड रिफॉर्म करना था, ऐड कर दिया। बाद में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल पार्टीज आई भाई अपने फायदे के लिए, जैसे इंदिरा गांधी जी ने बहुत सारी चीजें 9th शेड्यूल में ऐड कर लिया अपने हिसाब से, अपने गवर्नमेंट के बेनिफिट्स के हिसाब से। तो ऐसे बहुत होने लगा कि लोग ये कहने लगे कि जो 9th शेड्यूल है ना, ये तो कह सकते हो आपकी डस्टबिन है, जिसको जो मर्जी होता है लॉ बनाए 9th शेड्यूल में डाल दे, कोर्ट कुछ करेगी नहीं, ठीक है, जो मर्जी वो बना दो, डिक्टेटरशिप चलाओ, ठीक है। तो बाद में कोर्ट ने भी कई बार 2007 में भी कोर्ट ने एक बार कहा कि भाई 9th शेड्यूल ठीक है, हम आपका जो पावर है आर्टिकल 31B का ये नहीं छीनते हैं, आप 9th शेड्यूल में कुछ भी रख सकते हो, वो स्टेट भी रख सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी रख सकती है, 9th शेड्यूल में आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट ये ध्यान रहे कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन थी वो भी आ गई थी, और कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है अगर इसको कोई प्रॉब्लम होगा तो हम ये जो चीजें हैं उसको रिव्यू करेंगे, भले वो 9th शेड्यूल में ही क्यों ना हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय ना हो, 9th शेड्यूल में आप कुछ ऐसा ना करो और फंडामेंटल राइट जो हो वो वायलेट ना हो। तो ये डिपेंड करता है, ये लड़ते रहते हैं एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है आपस में कि ठीक है ये ऐसे होगा ऐसे होगा। कोर्ट ने कहा कि चलो हम अपने हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर बताते रहेंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको जो असेंबली है मतलब लेजिस्लेटिव है वो अमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। प्रीएम्बल में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये पूरी फाइट चलती रहती है, और जब तक हमारा सिस्टम रहेगा तब तक कुछ ना कुछ फाइट गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में चलती रहेगी कि ये तुम कर सकते हो, ये हम कर सकते हैं। तो खैर ये पूरा सीन था 9th शेड्यूल का, 9th शेड्यूल ऐड करने का पीछे का मोटिव वो था। अब यहाँ पे कुछ छोटे क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ शेड्यूल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कितने हैं टोटल, 12 हैं, बहुत सिंपल। विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लैंग्वेज, किसमें है भाई, 8th शेड्यूल में है आपका। इफ द न्यू स्टेट इज टू बी क्रिएटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस कौन एमेंड करना पड़ेगा, फर्स्ट जिसमें कहा गया है बाउंड्री अल्टर, ये सारी चीजें। और नेक्स्ट आपका विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑफिशियल लैंग्वेज, इससे पहले शेड्यूल पूछा था आपसे, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे पार्ट पूछा है, तो पार्ट है आपका 17। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल ड्यूटीज, कौन से पार्ट डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज से, आपके 4A बाद में ऐड किया गया था, तो ठीक है यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा B। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।